तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग औसत मान तक पढ़ चुके थे। औसत मान क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है देखिए हम लोग बताते हैं आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यदि इसके साथ इसके जो सूत्र है उसको निगमन करने के लिए यदि आ गया साथ साथ में, तो आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल में आप लोग 2 नंबर मान के चलिए। ठीक है, तो 2 नंबर का ये परिभाषा आप लोग याद कर रखिएगा, हमेशा भूलिएगा मत। तो देखिए, प्रत्यावर्ती राशि के ताक्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान के वर्गमूल के धारा, जो वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती राशि का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रत्यावर्ती राशि है, जैसे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, तो उसके औसत मान के मतलब उसके वर्गों के औसत मान, मतलब उसके वर्गों के औसत मान के वर्गमूल मान को प्रत्यावर्ती राशि का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं, यानी आरएमएस मान कहते हैं। इसे आरएमएस से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे आरएमएस से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे वोल्टेज और करंट के बारे में बात करें तो वोल्टेज का आरएमएस मान भी आरएमएस होगा, करंट का आरएमएस मान आई आरएमएस होगा। ठीक है, और इसके बाद देखें हम लोग तो इसे प्रभावी मान के नाम से भी जाना जाता है, रियल मान के भी नाम से भी जाना जाता है, मेजरिंग मान से भी जाना जाता है और प्लस आभासी मान के नाम से भी जाना जाता है। इसे आरएमएस मान के नाम से भी जानते हैं। यह इस सभी नामों से पुकारे जाते हैं, बुलाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसके साथ साथ ये बोला गया है कि यह मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो समान समय में समान प्रतिरोध में बराबर मान की ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं, आरएमएस मान कहते हैं। यानी कोई भी दिष्ट धारा है, समान समय के लिए किसी प्रतिरोध में समान मान का प्रवाहित किया जाए तो, और एसी भी उतने ही समय के लिए उतने ही मान का प्रवाहित किया जाए तो दोनों के कंडीशन में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही बातें बोली गई है, इसी को आरएमएस मान का हम कहते हैं। ठीक है, वही मान हमारा क्या कहलाता है, आरएमएस मान कहलाता है। तो इसे ज्ञात करने की जो विधि है, इसकी दो विधियां हैं। मध्य कोटि विधि होती है और दूसरी विधि होती है समाकलन विधि होती है। तो पहली विधि जो हमारी देखिए मध्य कोटि विधि, यानी इसका एक आधा चक्र लिए हैं। देखिए जानते हैं फुल चक्र के लिए इसका मान 0 हो जाता है औसत मान, इसलिए लेकिन आरएमएस मान फुल चक्र के लिए 0 नहीं होता है, यह ध्यान दीजिएगा। तो पहले फिलहाल में हम लोग देखें तो यदि एसी वोल्टेज है तो उसके ताक्षणिक मान E1, E2, E3, E4 और En हो तो इनके वर्गों के औसत मान का वर्ग माध्यमूल मान क्या कहलाता है, आरएमएस मान कहलाता है। तो देखिए, तो E1, E2, E3, E4 के वर्गों का योग, देखिए सभी वोल्टेजों के वर्गों का योग बटे के उसकी औसत मान का वर्गमूल मान निकाल दिए हैं, तो यही आरएमएस मान कहलाएगा। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो भी वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज के वर्ग है, इस वोल्टेज का वर्ग है, इस वोल्टेज का वर्ग है, यानी सभी जो राशि है उसके वर्गों का योग देखिए जोड़ा गया है। वर्गों का औसत कर लीजिए, और वर्गों का औसत मतलब क्या, उसके संख्या से भागा कर देंगे तो औसत दिखा जाएगा। तो उसके वर्गों का औसत का वर्गमूल मान, तो उनके वर्गों के औसत का वर्गमूल मान आरएमएस मान कहलाता है। ठीक है, ये बात बोली गई है। और देखिए करंट के लिए बोला जाए तो करंट के लिए भी वही चीज़ें है, उनके वर्गों का औसत मानों का वर्गमूल मान आरएमएस मान कहलाता है कि नहीं। तो वही चीज़ें सब है। और ये तो देखिए हो गई हमारा कौन सी विधि से,
मध्य कोटि विधि से, लेकिन हमारा समाकलन विधि सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। समाकलन विधि को हम लोग देखते हैं। तो देखिए समाकलन विधि में देखिए दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ परिभाषा लिखा भी गया है। समाकलन विधि यानी इंटीग्रेशन मेथड। तो प्रत्यावर्ती राशि के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के ताक्षणिक मानों के वर्गों का औसत मान शून्य नहीं होता है, इसलिए किसी भी चक्र को लेकर के आरएमएस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी चक्र को लेकर के हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए औसत मान शून्य नहीं होगा, ताक्षणिक मानों के वर्गों का औसत मान शून्य नहीं होगा, लेकिन औसत मान यदि रहेगा तो उसका मान शून्य हो जाता है। एक पूर्ण चक्र के लिए उसका शून्य होता है, लेकिन वर्गों का बोले जाएगा तो उसका मान शून्य नहीं होता है। इसलिए किसी भी चक्र को लेकर के आरएमएस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन औसत मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके हाफ चक्र को लेकर ही ज्ञात करना पड़ता है औसत मान। ठीक है, ये बातें बोली गई है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर देखिए एसी का आप लोग को ग्राफ दिख रहा होगा, तरंग ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए इस क्षण के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इसके मध्य में हम लोग मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितना है, डी थीटा है। कितना है, डी थीटा है। तो और पूरा ये हमारा का थीटा है। तो थीटा का डी थीटा आंशिक मान निकाल रहे हैं किसी क्षण पर इसका निकाल रहे हैं, करंट का मान निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ से एक पूर्ण चक्र 0 to 2 पाई है। एक पूर्ण चक्र के 0 to 2 पाई है, लेकिन एक थीटा के लिए बोला जाएगा तो जीरो से पाई है, 0 से पाई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि IRMS जो होता है, मतलब I बराबर IM sin ओमेगा टी जो होता है। तो IM तो ठीक है, ओमेगा टी का स्थान पर ये थीटा रख देंगे, ये थीटा हो गया। तो एक पॉजिटिव सर्कल के लिए कितना होगा, 0 to पाई होगा। 0 to पाई, यहाँ पाई ये तो है, तो 0 to पाई। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे आरएमएस मान। तो कितना होगा, आई स्क्वायर बटे के पाई, मतलब कितना होगा, पाई से 0 घटा देंगे, पाई से 0 घटा दिए, थीटा, हाँ डी थीटा। इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन सबको करने आता होगा, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोग पढ़े हैं। तो इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए पहले आई का मान रखेंगे ऊपर से, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पर मान रखा गया है, कोई अलग से नहीं कुछ है यहाँ पर। तो देखिए आई एम पाई बाहर निकल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका मान देखिए हल करेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। सूत्र होता है ना, काश 2 थीटा का सूत्र होता है, काश, तो उसी से निकाला गया है। मैं निकाल के दिखा दूँ क्या आपको। देखिए यहाँ पर काश 2 थीटा बराबर होता है, ठीक है, काश 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये तो चला जाएगा इधर, ठीक है सर, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जाकर चला जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये माइनस कर दो, चलिए फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा काश 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इस चीज़ को इधर ला दीजिए और इस चीज़ को यहाँ ला दीजिए, और फिर ये 2 इसके बटे में भेज दीजिएगा। तो कितना होगा, इतना ही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, करके देखिए। नहीं आएगा तो बताइएगा हमको, ठीक है, इतने ही चीज़ आएगा। और इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको पार्ट में कर देंगे, 1/2 कर लेंगे इसको, फिर 1/2 कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ये हमारा चीज़ हो जाएगा, हाँ, ये इस चीज़ को और इस चीज़ को हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम अब क्या करेंगे, मतलब देखिए 0 to पाई का मान रख कर हल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इतना आया, ठीक है। और फिर इसको देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कितना, केवल पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आई एम स्क्वायर बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना।
तो अब ये चला जाएगा इधर, तो पूरा हो जाएगा करड़ी में। अब करड़ी तो आपको मान निकालने आता है, तो ये स्क्वायर हो तो बाहर चला आएगा, लेकिन 2 है तो 2 नहीं निकलेगा, इसके अंदर रह जाएगा, तो Im/√2 जाएगा। तो RMS बराबर आपको एक सूत्र मिल गया यहाँ पर कि RMS बराबर होता है Im/√2। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये बातें नहीं समझे तो यही मान आपको याद रखने हैं जीवन भर, जब तक इलेक्ट्रिकल में से जुड़े हुए हैं आपको ये मान हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 1/√2 का मान, यानी 1/√2 का मान होता है 0.707। अब Im जैसे था वैसे हम लिख दिए हैं, तो ये आपका इसी चीज़ को हल करने के बाद ये प्राप्त हो गया। वोल्टेज के रेशियो में लेंगे तो ये उतना हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी बातें समझ में आई। यही था सबसे इम्पॉर्टेंट बातें, यानी RMS मान का सूत्र क्या होता है 0.707 Im होता है, या Im/√2 होता है। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका रूप गुणांक पढ़ेंगे। रूप गुणांक होता क्या है, ठीक ना। रूप गुणांक के बारे में जान ले तो रूप गुणांक होता क्या है। तो रूप गुणांक देखिए आपको दिख रहा होगा कि फॉर्म फैक्टर, यानी फॉर्म फैक्टर क्या है, प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक या आवृत्ति गुणांक कहते हैं। आवृत्ति गुणांक कहते हैं, यानी फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है मेन बात कि देखिए क्या है, रूप गुणांक क्या होता है, RMS वैल्यू और औसत मान यानी एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। आप सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि RMS वैल्यू और औसत वैल्यू का अनुपात होता है। रूप गुणांक क्या होता है, RMS वैल्यू और औसत वैल्यू का अनुपात होता है। RMS वैल्यू का मान देखिए इतना Im/√2 होता है, और एवरेज वैल्यू का मान 2Vm/2 होता है। तो यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे, हल करेंगे तो π/√2 आ जाएगा, π/√2 आ जाएगा, जिसके कारण इसका मान, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। तो इसलिए AC के लिए देखा जाए तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, ठीक है, 1.11। क्लियर बात समझ आई। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें है ये। अब देखिए शिखर मान के बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी पीक फैक्टर क्या होता है। तो यह क्या है, यह प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। यह प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है। इसे KP से प्रदर्शित करते हैं, इसे KP से प्रदर्शित करते हैं। इसे देखिएगा KP, के सफिक्स P लिखिएगा, के सफिक्स P से प्रदर्शित करते हैं। इसे श्रृंग गुणांक या शीर्ष गुणांक या अधिकतम गुणांक या मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम फैक्टर आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। एग्जाम में आपके कुछ भी नाम इसमें से अभी आ सकता है। सिंह गुणांक का गुणांक किसे कहते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे सिंह गुणांक किसे कहते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि क्या है ये सिंह गुणांक क्या होता है। यह प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान, यानी कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ सही है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, अधिकतम मान तथा RMS मान का अनुपात मतलब क्या है, पीक फैक्टर कहलाता है, मतलब मैक्सिमम मान और RMS मान। अब देखिए, अब ध्यान से, तो इतने बात समझ आ रही है। फॉर्म फैक्टर वाला समझ आया होगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, कि ये होता है हमारा RMS मान बटे के एवरेज मान था। फॉर्म फैक्टर बराबर RMS मान बटे के एवरेज मान का अनुपात था, और लेकिन शिखर फैक्टर यानी क्या पीक फैक्टर जो होता है मैक्सिमम मान बटे के RMS मान का अनुपात होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब मान रखेंगे RMS में, तो यहाँ पर √2 मतलब Im/√2 हल करेंगे तो आ जाएगा √2। तो हल करने के बाद यानी पीक फैक्टर का मान आ जाएगा √2, यानी √2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.414, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी बात यहाँ से निकल के आई कि पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है और फॉर्म फैक्टर का मान
1.11 होता है। ठीक है, अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है। टाइम पीरियड, हाँ, पीरियडिक टाइम मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो ये देखिए मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। ये आपका एसी है, ये देखिए ये हाफ चक्र हुआ एसी का, और ये हाफ चक्र हुआ। तो हाँ, आधा आधा ये दोनों को मिलाने के बाद देखिए आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। दोनों को मिलाने के बाद तब ना ये पूरा एक चक्कर हुआ है नहीं। यहाँ चलना शुरू किए तो यहाँ चलते 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 तब यहाँ आके फिर वापस हुए, तब एक पूरा चक्कर हुआ, एक चक्कर हुआ ना। ये देखिए एक पूरा चक्कर हुआ कि नहीं हो गया। तो इसीलिए यानी एक पूरा चक्र करने में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक चक्र हुआ, यानी एक चक्र पूरा करने में लिया गया टाइम आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्र पूरा करने में लिया गया टाइम जो होता है आवर्तकाल कहलाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो टाइम होती है यही टाइम आवर्तकाल कहलाती है। बात समझ आई सबको। ये होती है आवर्तकाल, यानी एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाती है। ये आवृत्ति का उल्टा होता है। और इसका कोणीय वेग देखेंगे तो कोणीय वेग का सूत्र जानते हो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। हाँ, और फिर एफ का मान यहाँ निकालेंगे तो ओमेगा बटे के 2 पाई हो जाएगा। ठीक ना। और इसका होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक ना। और यहाँ पर देखेंगे तो ये टी जो है आवर्तकाल, तो हल करेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आवर्तकाल का सूत्र देखिए ये भी हो जाएगा और ये भी होता है। मेन तो यही वाला होता है। ठीक है, अब देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है। अब देखिए प्रत्यावर्ती राशि के प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती राशि के प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको यव से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक चक्कर प्रति सेकेंड अथवा हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज होता है। और इसे देखिए यव से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवर्तकाल को उल्टा होता है। और देखिए इसका सूत्र ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो ये वाला देखिए मशीनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आवृत्ति का सूत्र यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर पी क्या है, पोलो की संख्या, एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, तो ये इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आवृत्ति आपको क्लियर हो गया। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति आप लोग को क्लियर हो गया आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को लेकर मिलेंगे आप लोग से हम प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रेरक प्रतिघात किसे कहते हैं, और प्लस धारिती प्रतिघात किसे कहते हैं, और एसी और डीसी में अंतर क्या होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और देखिए छोटे छोटे वीडियो बनाने से क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा सा कम टाइम आपके पास रहता है, जिससे कि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक चीज़ें मैं दे पाता हूं, जिसके कारण से आप लोग को थोड़ा जानना आसान हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को स्टार्ट करते आ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।